हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मनी बैंकिंग का वन शॉट रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर क्लास विद इन 20 to 30 मिनट्स पूरा का पूरा मनी बैंकिंग चैप्टर अच्छे से A to Z क्लास, जितने भी क्लास इसके अंदर फॉर्मूले हैं और जो कुछ है सब कुछ अच्छे से खत्म करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, ये क्लास परफेक्ट रिवीजन होगा बिफोर एग्जाम के लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मनी एंड बैंकिंग दोनों टॉपिक कवर करेंगे, मनी भी और बैंकिंग भी। लगभग 6 नंबर आपके पक्के होंगे। तो मनी होता क्या है, ये आप सबको पता है क्लास, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आज अगर हमें किसी भी चीज को एक्सचेंज करने की जरूरत है तो हमें क्या चाहिए क्लास, पैसे चाहिए। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी को कोई मना नहीं करेगा क्लास अगर आप एक्सचेंज में कुछ दे रहे हो। लाइक मैं राशन खरीद रहा हूँ, सब्जियां खरीद रहा हूँ क्लास, गाड़ी खरीद रहा हूँ, घर खरीद रहा हूँ, अगर मैं क्लास बदले में पेमेंट करता हूँ क्लास मनी में, तो कोई उसको मना नहीं करेगा। मनी का मतलब सिर्फ आप कैश मत समझना, मनी का मतलब क्लास हर टाइप की पेमेंट, चाहे वो डीडी से कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, कैसा भी, ठीक है। तो मनी की जो फंक्शंस की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब मनी ये काम करता ही करता है, प्राइमरी प्राथमिकता है, ये तो काम करेगा ही करेगा। सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप किसी भी चीज को क्लास एक्सचेंज कर सकते हो क्लास मनी के बदले। दूसरा है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ध्यान रखना, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू या कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी चीज को क्लास मनी में मेजर कर सकते हो, यानी कॉमन यूनिट मनी। लाइक आप कार खरीदो, आप राशन खरीदो, ठीक है, आप फ्रूट्स खरीदो, आप क्लास सॉरी हाउस खरीदो, आप कोई भी चीज अगर खरीद रहे हो तो आप बदले में क्लास पेमेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी ये कॉमन यूनिट है। जैसे पहले क्या होता था, मनी से पहले एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में किसी के पास पटैटो है, किसी के पास टमाटो है, कितने पटैटो के बदले कितने टमाटो। अगर मैं आपको पटैटो दूंगा बदले में क्लास आप टमाटो दोगे, तो कितने आलू के बदले कितने टमाटर, कैसे एक्सचेंज रेशियो पता करना बड़ा मुश्किल था। बट यहाँ पे क्या है, आपको पटैटो चाहिए, पैसे दो पटैटो खरीदो, पैसे दो टमाटर खरीदो, फिर उस पैसे से वो क्लास कुछ भी खरीद सकता है। तो ये कॉमन यूनिट या कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आप किसी भी चीज की वैल्यू को एक ही कॉमन यूनिट में मेजर कर सकते हो, जो कि है मनी। इसकी वैल्यू भी 50 रुपए, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, कैमरे की वैल्यू 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए का मोबाइल फोन, इस तरह से किसी भी सामान जो आपको दिख रहा है आप उसकी वैल्यू एक कॉमन यूनिट में सेट कर सकते हो मनी में, जो पहले बड़ी प्रॉब्लम थी। सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। अगर आज मैं आपसे 5 किलो आलू उधार लेता हूं तो आपको कल कितने आलू लौटाऊंगा, कितने किलो आलू लौटाऊंगा, ये पता करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मनी के आने से क्लास इवन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट से अकाउंटिंग भी पॉसिबल। आपकी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट है आप सबको ऐड कर पाते हो, क्योंकि उन सबकी वैल्यू किस में है क्लास, मनी में। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि फ्यूचर पेमेंट भी, अगर आपको कोई चीज़ आप उधार ले रहे हो, आपको 4 साल 5 साल बाद पेमेंट करनी है, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लास आप उसको पेमेंट कर सकते हो, जो कि पॉसिबल है मनी में, जो बार्टर सिस्टम में नहीं था। स्टोर ऑफ वेल्थ, वेल्थ या स्टोर ऑफ वैल्यू, आज आप मनी को स्टोर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लाइक पहले सामान के बदले सामान था, सामान को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, सामान सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, चूहे लग जाएंगे। पैसे की बात करें तो क्लास आप बैंक में उसकी एफडी करा लो, बैंक में जमा करा लो, बैंक के लॉकर में डाल दो, क्लास वो लंबे समय तक पड़ा रहेगा, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये है सेकेंडरी फंक्शन, ये है प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मनी चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लास मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई है क्या, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। ध्यान रखना, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और मनी सप्लाई के अंदर क्लास क्या आता है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, आम जनता के पास जो पैसा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब भी क्या होता है क्लास, पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जनता के पास जो स्टॉक है पैसे का, उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर क्लास ध्यान रखना, सरकार का और बैंकिंग सिस्टम का पैसा नहीं लिया जाता। मनी सप्लाई के अंदर इंडिविजुअल का और बिजनेस फर्म का, आम इंसान और बिजनेस फर्म, इनका जो पैसा है वही मनी सप्लाई के अंदर काउंट होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 15 जनवरी, 26 अगस्त, 30 सितंबर, एक डेट को जनता के पास कितना पैसा है। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए M1, M2, M3, M4, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। बट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लास M1, जिसका फॉर्मूला है CC/DD/OD। CC का मतलब करेंसी इन कैश, जनता के पास जो कैश पड़ा हुआ है। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा क्लास बैंक में पड़ा हुआ है, जब भी आप चेक साइन करके, चेक इशू करके पैसा बैंक से निकाल सकते हो। और OD का मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI। अदर डिपॉजिट का मतलब क्या है कि इनके अलावा जो डिपॉजिट्स हैं उसको बोलते हैं क्लास अदर डिपॉजिट्स। कहने का मतलब क्या है, कुछ पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, जो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सा पैसा। तो इट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ध्यान रखना, मनी
सप्लाई में M1 में करेंसी इन कैश है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो पैसा पड़ा हुआ है आरबीआई के पास वो इंक्लूड नहीं होता। डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया विद आरबीआई, कमर्शियल बैंक का पैसा जो पड़ा हुआ आरबीआई के पास वो इंक्लूड नहीं होता। M1 को ट्रांजैक्शन मनी, M1 को मोस्ट लिक्विड भी कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना ये जो डिमांड डिपॉजिट इसके अंदर इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं आते। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास है वो हम लोग क्लास कंसिडर नहीं करते M1 के अंदर, आप ये ध्यान रखना। इंटर बैंक डिपॉजिट्स हम कंसिडर नहीं करते, इसलिए कुछ लोग इसको डिमांड डिपॉजिट की जगह नेट डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, जो कि बात सही है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, यानी इन तीन लोगों का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। पहला फॉरेन बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा, दूसरा है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पैसा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो पैसा है, इन तीनों का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो ये है मनी के अंदर जो मैक्सिमम आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंकिंग की। ठीक है, तो बैंकिंग के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। तो बैंक्स दो टाइप के होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक की तो वो ऐसा बैंक है जो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को ही लोन देता है, मतलब आम जनता का बैंक है, जनता को लोन देगा और जनता से पैसे एक्सेप्ट करेगा। सो बैंक, वैसे बैंक होता क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मनी को रखता है क्लास सेफली, अपने कस्टमर का पैसा सेफ रखता है, उनको क्लास हेल्प करता है, बोरो करता है पैसे और एक्सचेंज करता है मनी एट बैंक। यानी आप जो है वो बैंकों में जाके मनी को एक्सचेंज करा सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, एफडी करा सकते हो, बैंक और भी बहुत सारी फैसिलिटी देता है। दो तरह के बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। बात करें कमर्शियल बैंक की, सब कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, बंधन बैंक, है ना। इसके अलावा क्लास यूनियन बैंक हो गया, कैनरा, बहुत सारे बैंक हैं। दीज ऑल आर कमर्शियल बैंक। नाम से पता पड़ रहा है कमर्शियल बैंक, क्योंकि क्लास इनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। इन बैंकों में भी जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब क्या है क्लास, नेशनलाइजेशन बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज बैंक है, सरकारी बैंक आप इनको जनरली कहते हो। बाकी क्लास क्या है, प्राइवेट बैंक्स। तो जो बैंक्स है कमर्शियल बैंक, इनका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। सो दीज बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन एंड डू बिजनेस ओनली फॉर मेकिंग प्रॉफिट। और कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो आम जनता को उधार देते हैं और उनसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब हम सब, आप लोग, हम आम जनता है, हम जनरल पब्लिक है, हम लोग अपनी कमाई का पैसा जो है वो जमा करते हैं बैंक में, और क्लास मुसीबत आने पे हम बैंक से लोन लेते हैं या फिर अपने पैसे को निकाल लेते हैं खर्च करने के लिए, चाहे वो कंजप्शन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस हो। कमर्शियल बैंक का दो मेन फंक्शन तो यही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। लेकिन इसके अलावा कमर्शियल बैंक का ये जो फंक्शन है एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चांस से आने के, तो ध्यान से अच्छे से क्लास समझना। क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, ठीक है, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, इसको हम लोग डिपॉजिट मल्टीप्लायर या फिर इसको हम लोग मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, यानी 1 अपॉन 10%, 10 टाइम्स जो भी है। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ठीक है, बिना करोगे तो भी ठीक है, बट बेहतर है कि आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में गलती हो जाती है। अब सर एलआरआर क्या होता है? देखना, एलआरआर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सीआरआर और एसएलआर। ध्यान समझना, जैसे ही कोई इंसान बैंक में अपने पैसे जमा करता है, बैंक उस पैसे का एक फिक्स परसेंट, लाइक आपने 1000 रुपए जमा किया, उसका एक फिक्स परसेंट निकाल के आरबीआई को दे देती है। बिकॉज आरबीआई ही कमर्शियल बैंक का क्रिएटर है, रेगुलेटर है, फैसिलिटेटर है। इमरजेंसी में वही पैसे देता है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, हेल्प करता है, उनकी ग्रो करने में मदद करता है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट, जो जनता ने पैसा बैंक में जमा किया उसका एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, कि कल लिक्विड फॉर्म में, गोल्ड में, लिक्विड में, गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज के अंदर, ताकि कल को जिन जनता ने आज पैसा जमा किया कल को मांगने ना आ जाए। तो इसीलिए क्लास कुछ पैसा वो अपने पास रखते हैं, दिस इज कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आई क्लास मेरी बात समझ? तो इनिशियल डिपॉजिट के एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है उसको सीआरआर बोलते हैं, और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखती है उसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर, और दोनों को मिला के बनता है एलआरआर, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है,
तो अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वी अज्यूम के LRR 10% है। कितना है क्लास? जस्ट 10%, दोनों को मिला के CRSLR दोनों को मिला के LRR 10% है। इनिशियल डिपॉजिट शुरू में आपने बैंक में जमा किया 1000 रुपए। मान लो मैंने बैंक में जमा किया 1000 रुपए। बैंक क्या करेगा क्लास? उस 1000 रुपए से किसी और को लोन देगा। बैंक का काम क्या होता है? आपके पैसे को किसी और को लोन देना। लेकिन बैंक 900 ही लोन दे पाएगा, क्योंकि क्लास बैंक को LRR मेंटेन करना पड़ता है, जो कि 10% है। तो मैंने 1000 रुपए जमा किया, जिसका 10% बनेगा 100 रुपए, तो बैंक किसी को लोन दे देगा 900। बैंक ने जिसको 900 रुपए लोन दिया है, तो बैंक के लिए तो ये लोन हो गया। लेकिन क्लास वो इंसान क्या करेगा? उस पैसे को लेके अपने बैंक खाते में जमा कराएगा कि आप पेमेंट करते हो, मेरे को देते हो, मैं अपने बैंक में जमा करता हूँ फिर मैं किसी को देता हूँ, वो अपने बैंक में जमा करता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि सारी ट्रांजेक्शन बैंक्स के थ्रू ही हो रही हैं। सारी ट्रांजेक्शन, आप मेरे को पेमेंट दे रहे हो, मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, मैं किसी को दे रहा हूँ, उसके बैंक में पैसा जा रहा है, नो कैश इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो 900 रुपए जिसको क्लास दिया है वो क्या करेगा? तो खर्च करेगा, किसी को पेमेंट करेगा लोन वगैरह की। तो 900 रुपए फिर बैंक में आ गया, फिर बैंक इसका 10% रिजर्व मेंटेन करेगा और 810 लोन देगा। फिर ये 800 तो जिसको लोन दिया, या तो वो कंज्यूम करेगा या तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, घर रखेगा तो है नहीं, सबको दूसरे को पैसे देगा। तो फिर 810 रुपए जो है वो बैंक में डिपॉजिट आ गया। फिर बैंक इसका 10% जो है वो किसी को रिजर्व मेंटेन करके 729 जो लोन दे देगा। और ऐसा देखोगे लास्ट में क्लास ये 1000 का 10,000 हो जाएगा। कैसे हो गया? डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100, विच इज 10 टाइम्स, 10 गुना। 1000 का 10 गुना 10,000, इसका 10% 1000, तो बचा कितना क्लास? 9000। ये पूरा का पूरा टेबल बनाना है। इस पूरे के पूरे टेबल को आपने एक्सप्लेन भी करना है, बनाना भी है, साथ में एक्सप्लेन करना है, और नीचे बताना है कि कैसे आपका 1000 रुपए जो है वो 10,000 बन जाता है। इसी को मनी क्रिएशन बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक बोलते हैं, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 नंबर में बहुत ज़्यादा चांस है आने का। सेंट्रल बैंक की बात करें तो एपेक्स बैंक है, जो बेसिकली पूरे के पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। और ये सोल एजेंसी है जो नोट इशू करता है, इकलौती ऐसी एजेंसी है जो नोट इशू करता है। और हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम। और स्टैब्लिश हुआ 1938 में, एक्ट था 1934 का, 1935 में सॉरी स्टैब्लिश हुआ, एक्ट था 1934 का। सेंट्रल बैंक बहुत सारे फंक्शन करती है, और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक भी एग्जामिनेशन में क्लास इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन फंक्शन है करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, से 20वीं सेंचुरी में बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता था। इकलौती ऐसी एजेंसी जो नोट इशू करता है, नोट छापता है। नोट छापने का पावर आरबीआई के पास है। हालांकि 1 रुपए का जो कॉइन है, सिक्के हैं, उन्हें कौन इशू करता है क्लास? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेंट्रल बैंक ना बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी देता है। हम लोगों को, आप लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी कौन देता है? कमर्शियल बैंक। लेकिन सरकार को बैंकिंग फैसिलिटी कौन देता है? कमर्शियल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक। सरकार का एडवाइजर भी है, सरकार की डिफिकल्ट सिचुएशन में मदद भी करता है आरबीआई। कुल मिलाकर सलाहकार है आरबीआई सरकार का। बैंकर्स बैंक सुपरवाइजर, बैंकों का भी बैंक है, हम सब का बैंक कमर्शियल बैंक। सारे कमर्शियल बैंकों का भी एक बैंक है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक। हमें मुसीबत है, हम जाते हैं कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक को मुसीबत होगी, वो जाएंगे सेंट्रल बैंक में। हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं, कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक में जमा करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये नहीं बैंकों का बैंक है, सुपरवाइजर बैंक है, नहीं बैंकों पर निगरानी रखता है, नजर रखता है कि बैंक कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कोई फ्रॉड वाला काम तो नहीं कर रहे, रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट तो नहीं कर रहे, CRR SLR मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, सब पे नजर रखता है। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जब मुसीबत का समय आता है तो क्लास कमर्शियल बैंकों का एक ही आखिरी रास्ता बचता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। इसको बोलते हैं लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट। अगला है क्लास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज को, डॉलर को या कोई फॉरेन करेंसी को अपनी कस्टडी में रखता है। यानी हमारी जो गवर्नमेंट है इतनी सारी पेमेंट करती है बाहर कंट्रीज को, डेली इतना सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, उसके लिए पैसा वो किससे लेती है? आरबीआई से। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, अगर दो बैंक के बीच में कोई सेटलमेंट है उसको क्लियर करने का काम किसका है क्लास? सेंट्रल बैंक का। और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है लास्ट वाला, कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है, इकोनॉमी में एक बैलेंस और स्टेबिलिटी लेके आता है। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन अगर कंट्री में है तो उसे कंट्रोल करने का काम किसका है क्लास? सेंट्रल बैंक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। इसका मेन मोटो क्लास सोशल वेलफेयर है, इसका मेन मोटो पैसा कमाना नहीं है। समझ गए बात को? अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि ADAS चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी सेम टॉपिक रिपीट है, और 100% क्लास इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो बैंकिंग चैप्टर में या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो अच्छे से करके चलना, ठीक है?
इन्फ्लेशन क्या होता है? जहां पे लोग ज्यादा डिमांड करते हैं जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है, सप्लाई कम है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन में लोग डिमांड नहीं कर रहे जिसकी वजह से प्राइस कम होने लग जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब जहां डिमांड सप्लाई बराबर है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं, इकोनॉमी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। और इसको इक्विलिब्रियम में अगर नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम में है, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने की जिम्मेदारी दो लोगों के पास है। पहला है सरकार, दूसरा है आरबीआई। सरकार अपनी एक पॉलिसी बनाती है जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, जिसके थ्रू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। लेकिन हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है आरबीआई की पॉलिसी। पहला सरकार, दूसरा आरबीआई। सरकार की पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी। और आरबीआई अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्री में होने वाले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और क्लास ये हमारे पास लगभग 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि पैसे नहीं देंगे, बहुत महंगाई बढ़ रही है, तुमको पैसे देंगे, तुम और डिमांड करोगे और महंगाई बढ़ेगी। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जबकि डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है, आजादी दे दी जाती है। खूब पैसा दो जनता को ताकि जनता खर्च करे और उनका खर्चा किसी और की इनकम बने। तो इन्फ्लेशन में रेस्ट्रिक्ट, डिफ्लेशन में लिबरलाइज। ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लास इसकी क्वांटिटेटिव मेजर्स की, तो सबसे पहला है बैंक रेट या रेपो रेट। देखो, बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। हम लोग किससे लोन लेते हैं क्लास? कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता है? आरबीआई से। तो हम लोग कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे लोन लेते हैं उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेता है उसको बोलते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी। तो आरबीआई अगर बैंक रेट को बढ़ाएगी तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगी, कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगे रेट पे लोन देगा। तो लोगों को लोन महंगा मिलेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। तो इन्फ्लेशन में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, डिफ्लेशन में आरबीआई रेपो रेट को कम कर देती है। रेपो रेट जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है जबकि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बट है दोनों सेम। ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है या कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। ठीक है। सेकंड इज सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर। देखो, ये जो एलआरआर है ना, ये क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम करता है। लाइक अगर बैंक आज 10% एलआरआर बना रहे हैं तो 1000 का 10% 100, 900 लोन देगा। बैंक ने अगर 20% बनाया एलआरआर तो 1000 का 20% 200 रुपए, तो वो लोन देगा 800। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो एलआरआर को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोगों को लोन कम दिया जाए, वो डिमांड कम करे। और कंट्री में डिफ्लेशन है तो एलआरआर को कम कर दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा पैसे ले, ज़्यादा डिमांड करें। ठीक है। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है क्लास? सेल परचेस करती है सरकार के बिहाफ में सिक्योरिटीज का। जनता के पास ज्यादा पैसा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन। तो आरबीआई सरकारी शेयर्स को बेचता है जनता को, और जनता अपना बैंक से पैसा निकाल के उसे खरीद लेती है, बिकॉज वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ट्रेजरी बिल्स वो सेफ माना जाता है कि हाँ, इससे पैसा डूबेगा नहीं। तो जनता बहुत एक्साइटेड है इनको खरीदने में, तो अपना पैसा आरबीआई को दे देते हैं और लोग डिमांड कम करते हैं फिर मार्केट में। तो इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा हो रही थी, आरबीआई ने अपने शेयर्स दिए, लोगों ने खरीदे, पैसा ब्लॉक हो गया, लोग डिमांड कम करने लगे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? सेल करेगा। और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई उल्टा करेगा, परचेज कर लेगा। कंट्री में डिफ्लेशन है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो आरबीआई बोलेगा हमारे शेयर्स हमें दे दो, अपने पैसे ले लो। जनता को पैसा मिलेगा, लोग डिमांड करेंगे और बैंकों में जमा करेंगे पैसा, बैंक लोन देगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेल, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए परचेज। अगला रिवर्स रेपो रेट। देखो, कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा आ जाता है तो वो आरबीआई के पास वो सरप्लस पैसे छोड़ देता है, उसको पार्क कर देता है और वहां से कुछ इंटरेस्ट उसे मिल जाता है। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है ताकि कमर्शियल बैंक अपना पैसा जनता को लोन ना दे, आरबीआई के पास छोड़ दे, है ना, ताकि जनता को लोन कम मिले, लोग डिमांड कम करेंगे। इन्फ्लेशन में डिमांड वैसे भी ज़्यादा थी। और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो रिवर्स रेपो रेट है वो कम कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं जबकि डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, ताकि आरबीआई चाहती है कि आप हमें मत दो, आप हम तो क्लास कम ब्याज देंगे, आप उनको दो, जनता को दो, ताकि जनता के पास पैसे पहुंचे, वो डिमांड करे।
कल जो मैंने डिटेल वन शॉट कराया था, मैंने बहुत डिटेल बताया था, आज क्लास में क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, आई होप आपने वो देखा होगा और ये समझ आ रहा होगा। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, 10 लाख की प्रॉपर्टी, 7 लाख का बैंक लोन दे रही है, तो 3 लाख का बैंक क्या रखती है, मार्जिन, यानी इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट मॉर्गेज एंड अमाउंट ऑफ लोन टेकन। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है, बैंक कहती है भैया हम 4 का मार्जिन रखेंगे 10 लाख की प्रॉपर्टी पे, तो लोन जाएगा 6 का, हम 5 का मार्जिन रखेंगे 10 लाख की प्रॉपर्टी पे, तो लोन जाएगा 5 का। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट घटेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, और ये है उसका क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। मेन है क्या, क्वांटिटेटिव मेजर्स। अच्छा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम करेंगे तो लोन ज़्यादा जाएगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, राइट। तो ये है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ से लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से या तो क्लास सेम यही चीज़ एडीएएस में है, वहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी जो फिजिकल पॉलिसी आरबीआई की वो इस चैप्टर में नहीं है, वो एडीएएस के अंदर ही है, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप हम लोगों ने क्लास क्विकली अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लिया। अगर आपको समझ आया अच्छे से तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट कोई दिक्कत हो वो भी पूछ लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो यही है, क्रेडिट कंट्रोल वाला जो पॉइंट है और क्रेडिट क्रिएशन वाला पॉइंट है, दैट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आरबीआई के फंक्शंस आप याद कर लेना, इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।